हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर चुका है। हालांकि जी हाँ गाइज, ये तीसरा लेक्चर आने में काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए गाइज, इस लेक्चर से पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन लेक्चर्स को देख लें। उन लेक्चर्स को आप देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, नीलेश क्लासेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप आसानी से एक ही जगह सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लाइक आपको वीडियो सेक्शन में जाना है, 12th क्लास में जाना है, उसके बाद आपको फिजिक्स पे जाना है, फिजिक्स के बाद जो भी लेसन है, मान लीजिए फर्स्ट लेसन का आपको वीडियो देखना है, फर्स्ट लेसन पे क्लिक करने के बाद आपको सारी वीडियो एक एक कर आ जाएंगी, एक एक लेक्चर आ जाएगा, तो वहाँ आसानी होगा। तो हमारी एप्लीकेशन से भी सारी वीडियोज हमारी आप देख सकते हैं। जी हाँ गाइज, और अगर आप 12th का कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे कोर्स पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि मात्र पूरे साल के लिए मात्र मैं आपसे 499 रुपये लूँगा। जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक आपका फुल कोर्स एकदम नोट्स अच्छे क्वालिटी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का कोर्स, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन, सारी चीज़ें, और उसके अलावा हम लोग का मतलब व्हाट्सअप बैच में आपको ऐड कर लिया जाएगा, जहां आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन से आप सीधे बाई कर लीजिएगा। ठीक है, और बाई करने के बाद आप फ़ोन कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहला टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ेंगे, उसका मात्रक देखेंगे, विमीय सूत्र देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखा, और अंत में हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ गाइज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे चलकर ये काफ़ी, इसका एक हम फार्मूला देखेंगे, और आगे चलकर जैसे हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन सभी में ये फार्मूला यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए गाइस, वैद्युत क्षेत्र की अगर हम सामान्य डिफिनीशन देखिए, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो देखिए किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित किसी दूसरे आवेशित कण पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए सामान्य अवस्था में मैं समझाता हूँ। लाइक देखिए, एक मान लीजिए लाइन आप समझ रहे हो, अब विद्युत, ठीक है, मान लीजिए एक तार है, ठीक है, अब इसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि लोहा या कुछ भी चीज़ इसके यहाँ पास लाते हैं, तो ये हमें एहसास होता है कि अपने तरफ इस लोहे को या किसी भी चीज़ को आकर्षित कर रही है। क्यों, तो मतलब ये की तो आकर्षित करेगी तो प्रतिकर्षित करेगी, यानी हमें कुछ ना कुछ अनुभव होगा। ठीक है, मतलब जितने पास ला ले, जहाँ तो जहाँ यह अनुभव होगा वही इस तार का विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, वही वैद्युत क्षेत्र उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि किसी आवेशित कण के, ठीक है, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें किसी दूसरे आवेशित कण को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस टॉपिक को एक बार मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। लाइक देखिए, मान लीजिए कोई भी यह एक आवेशित कण है, ठीक है, यह एक आवेशित कण है, ठीक है, और मान लीजिए कोई एक दूसरा कण हम इसके मान लीजिए इस बिंदु पे लाते हैं, ठीक है, और यह हमें किसी बल का अनुभव होता है, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, उससे मतलब नहीं है, यहाँ एक बल अनुभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब इसका मतलब यहाँ तक प्रभाव, यानी यहाँ तक ये एक तरह से बोले तो बल उत्पन्न कर रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और यही जो इसके चारों ओर का मतलब जहाँ तक ये मतलब अपना प्रभाव उत्पन्न करे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्र बोलते हैं। और कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र आपको क्लियर हो गया। आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें एकदम अच्छे से इसका डिफिनीशन लिखा गया है, आप लोग याद कर लोगे वहाँ आसानी से। ठीक है, देखिए एक बार मैं इसकी और डिफिनीशन क्लियर कर देता हूँ कि किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेशित कण को लाने पर उस पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, या किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और हमेशा देखिए वैद्युत बल कहा जाता है, ठीक है, अगर वैद्युत बल कहा जाए, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा
वैद्युत बल मीन्स आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। जी हाँ गाइज, वैद्युत बल का मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, और वहीं चुंबकीय बल का मतलब केवल आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो आप लोग वैद्युत बल और चुंबकीय बल में यही सबसे मेन अंतर है। ठीक है, कि वैद्युत बल कहने का मतलब कि इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हैं, और चुंबकीय बल कहने का मतलब केवल आकर्षण बल। ठीक है, तो इसमें आप अंतर सबसे मेन समझिएगा कि वैद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर क्या है। तो आई होप आप लोग को वैद्युत क्षेत्र अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ गाइस, यहाँ मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सामान्य डिफिनीशन है। ठीक है, देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, और धन परीक्षण आवेश को हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कितने लोग इसको Q0 भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपना बोलने का स्टाइल इसको मैं Q0 बोलता हूँ। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल यानी F, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E क्या होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखिए इसके डिफिनीशन के अनुसार ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान को, जो धन परीक्षण आवेश का मान है, ठीक है, उसके मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये हम लोग का फार्मूला बन जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, ठीक है, F/Q0, और यहाँ वेक्टर रहता है यानी ये दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह फार्मूला क्लियर हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, E इक्वल टू F/Q0। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, और जो एक सदिश राशि है यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। देखिए ऊपर इस तरह तीर दर्शाने का मतलब कि वह सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि कहने का मतलब कि उसमें परिमाण भी है, ठीक है, यानी उसका मान भी कुछ होता है और उसमें दिशा भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ Q के ऊपर इस तरह वेक्टर नहीं दिया गया है। ठीक है, इस तरह, इसका मतलब Q में कोई दिशा नहीं होती, आवेश की कोई दिशा नहीं होती, केवल इसमें परिमाण होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसका मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि E इक्वल टू F/Q0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम मात्रक भी देख सकते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, F का मात्रक बटा Q का मात्रक। तो F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और बटा Q यानी आवेश है, और आवेश का मात्रक आप सब लोग जानते हो कूलाम होता है, तो इसको C लिख सकते हैं, यानी इसको हम न्यूटन प्रति कूलाम कह सकते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फाइनली इसका जो मात्रक निकल कर आया वो है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैंने इस इस तरह C लिख दिया, आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, इस तरह लिखना, या न्यूमेरिकल भी लगाते समय इस तरह शॉर्ट में मत लिखना। ठीक है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए ये बता दिया। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ी इसकी बीमा देख लेते हैं। और देखिए इसी न्यूटन प्रति कूलाम को ही आप लोग याद रखिएगा कि न्यूटन प्रति कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट प्रति मीटर भी कहते हैं। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखिए ऐसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है हमेशा न्यूटन प्रति कूलाम ही लेते हैं, लेकिन इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम नहीं देगा, वोल्ट प्रति मीटर देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग इसीलिए दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। मेन जो मात्रक होता है यही होता है, कहीं भी लिखते हैं तो इसी को भी लिखते हैं। ठीक है, इसी को लिखते हैं। ठीक है, इसका उतना प्रचलन नहीं है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को ये इसका मात्रक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी थोड़ी बीमा देख लेते हैं। ठीक है, इसकी बीमा देख लेते हैं कि बीमा इसकी क्या होती है। ठीक है, देखिए E इक्वल टू F/Q0 हमने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q0 होता है। ठीक है, इसी के अनुसार हम इसकी बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो बीमा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बल, देखिए यहाँ मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, E इक्वल टू F/Q0 होगा। ठीक है,
अब देखिए इसी के अनुसार इसका मात्रक हमने निकाला E इक्वल टू F/Q0 के अनुसार इसका हमने मात्रक क्या निकाला, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम यानी वही बटा कूलाम। तो देखिए यहाँ इसी के अनुसार हम इसकी बीमा निकाल लेंगे। देखिए यहाँ अब देखिए न्यूटन है तो न्यूटन मीन्स वही बल, तो बल की बीमा हम जानते हैं कि mL/T⁻³ होती है, ठीक है। और बटा क्या है, कूलाम, कूलाम यानी आवेश, और आवेश की बीमा हम जानते हैं कि AT होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि Q इक्वल टू IT होता है, और I की हम लोग का क्या होता है बीमा A, और T की इस T यानी ये समय को व्यक्त कर रहा है तो इसकी कैपिटल T, ठीक है। तो ये होता है AT आवेश की बीमा, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ सेम वही लिख लिया। अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए M को M ही रहने देते हैं, L नीचे नहीं है तो L ही रहने देते हैं। और देखिए यहाँ T है, इस T ये नीचे है तो ऊपर इसको ले जाएंगे तो T⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ mL/T⁻³ मैंने लिख दिया, mL/T⁻² होता है, ठीक है। mL/T⁻² ये बल की बीमा होती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा बल की बीमा जो होती है mL/T⁻² होती है, और आवेश यानी कूलाम की जो बीमा होती है AT होती है, ठीक है। तो ये M का M ही रहा और ये L का L ही रहा, T यहाँ पे है और नीचे भी T है, तो इस T को हम ऊपर ले जाएंगे तो T⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फाइनली यहाँ T⁻² है और ऊपर जाएगा तो ये T⁻1 यानी आपस में जुड़ेगा तो T⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और ये A ऊपर जाएगा तो A⁻1 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार अगर बीमा देखा जाए, ठीक है, तो इसकी जो बीमा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वो होती है mL/T⁻³ और A⁻1, ठीक है। तो देखिए मैंने ये निकालने का भी तरीका आपको बता दिया, ठीक है। सिंपली से आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो बीमा होती है वो mL/T⁻³ A⁻1 होती है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ देता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये याद रहेगा तभी तो आप इसको मतलब ट्रिक लगा पाएंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि जो वैद्युत क्षेत्र की बीमा होती है वह mL/T⁻³ A⁻1 होती है, ठीक है। और मैंने ये निकालने का तरीका भी बता दिया कि E इक्वल टू F/Q0 होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक चूंकि हमने इसका देखा कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और इसी के आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं कि इसकी बीमा निकाल सकते, जैसे हम बल की बीमा लिख लेंगे और बटा नीचे आवेश यानी Q की बीमा लिख लेंगे, ठीक है। और उसी को हम सिंप्लीफाई सॉल्व कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलिए इसके आगे एक टॉपिक है आपकी NCERT बुक में, ठीक है, वैद्युत बल रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए सिंपल इसका एक छोटा सा डिफिनीशन है, आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। जी हाँ, जो वैद्युत बल रेखा होती है उस पर हमेशा आप लोग याद रखिए कि धनावेश चलता है, वो भी क्या, एक स्वतंत्र पृथक्कृत यानी अलग अलग, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग को वैद्युत बल रेखा की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। देखिए आप हमारा नोट्स ले लीजिए, हर चीज़ें मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। लिखूंगा तो इसमें देखिए वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं छोटी छोटी जो डिफिनीशन है उसे इसी तरह बता देता हूँ, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है एक बार मैं और पढ़ देता हूँ इसकी डिफिनीशन। देखिए वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, ठीक है। आई होप आप लोग को वैद्युत बल रेखा की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपकी बुक में वैद्युत बल रेखा का कुछ गुण भी दिया गया होगा। जी हाँ गाइस, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी दी गई होंगी। आप लगभग 3 थे इसकी प्रॉपर्टीज यानी इसके गुण आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसका मतलब गुणों के बारे में व्याख्या करने को पूछ देता है। ऐसे पूछ देते कि वैद्युत बल रेखा के गुणों की व्याख्या कीजिए, तो आपको कम से कम 3 ठे लिखना होता है। कभी कभी ये 2 मार्क में अधिकांश तो पूछता है। तो आप लोग वैद्युत बल रेखा की डिफिनीशन और इसके मतलब कम से कम 3 गुणों को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ गुणों को मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा अपनी बुक से, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सिंप्लीफाई करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं।
तो चलिए देखते हैं। तो गाइज देखिए इसमें ये जो फार्मूला है इसको हम अभी सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने से पहले, इसका डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको एकदम आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यह कभी कभी 3 नंबर में पूछ देते हैं। जी हाँ गाइज, 3 मार्क में कभी कभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। अगर पूछता भी नहीं तो इस फार्मूले का जो उपयोग है आगे आप जितने भी जी हाँ गाइज, आगे चलकर हम जितने भी फार्मूले डिराइव करेंगे उन सभी में इसका उपयोग होगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए चलते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कि कोई प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम के बिंदु O पर रखा है जिसका परवैद्युतांक K है, ठीक है, और आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु P ले लेते हैं, और उसी पर हमें क्या करना होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो देखिए इसका सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूं। मान लीजिए यह कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु O है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु से, ठीक है, और इसका परवैद्युतांक क्या है, K है, और इस बिंदु से R दूरी पर, जी हाँ गाइज, R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, यहाँ एक बिंदु ये P है जिस पर हमें क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से कितने दूरी पे है, ये R दूरी पर, तो इसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि सिंपली से यहाँ जो यह P है यहाँ पे हम एक धन परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। अब आप लोग कहोगे कि धन परीक्षण आवेश क्यों यहाँ पे रख दिए, क्योंकि देखिए धन परीक्षण आवेश बहुत छोटा सा आवेश होता है, ना के बराबर इसे, ठीक है, तो इसलिए इसको रखकर और हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसके कारण इस पे बल लगेगा, तो चूंकि बल की दिशा इसी मतलब इस टाइप इस इधर होगी, ठीक है, क्योंकि जिधर बल लगता है उधर ही बल की दिशा होती है। क्यों, आप लोग समझ रहे हो ना, लाइक एक वस्तु को आप ढकेलोगे तो जिधर ढकेलोगे उधर ही तो बल लगेगा, तो इसलिए इसके द्वारा इस पे बल लग रहा है, यानी बल की दिशा इधर है, ठीक है। तो यहाँ हम F से इसको डिनोट कर देंगे, इस तरह तीर लगा देंगे और यहाँ से F डिनोट कर देंगे, यानी बल की जो दिशा है इधर है, ठीक है। अब चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि माना कि देखिए आपको क्या लिखना है, माना कि एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर, ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परवैद्युतांक K है, ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। चूंकि देखिए आगे लिखते हैं, चूंकि प्लस क्यू के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल अगर हम देखें कूलाम के नियमानुसार तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q0 बाई R स्क्वायर होगा। जी हाँ गाइस, ये न्यूटन के नियमानुसार। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसलिए या चूंकि भी कर सकते हैं, चूंकि प्लस Q, ठीक है, चूंकि प्लस Q, ठीक है, के कारण, ठीक है, इसके कारण इस पे, ठीक है, प्लस Q के कारण Q0 पर, ठीक है, पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, चूँकि परावैद्युत माध्यम में रखा है तो इसलिए यहाँ इंटू K हो जा रहा है, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2। कूलाम के नियम के अनुसार होता है ना कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, एक दूसरे से R दूरी पर, तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल यानी F होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ Q1 के जगह हम लोग का प्लस Q यानी ये है, ठीक है, यहाँ ये है, और Q2 के जगह Q0 है, तो यहाँ Q1 के जगह इसको हम रख लेंगे, तो इसको हम रख लेते हैं Q इंटू Q2 के जगह इसको रख लेते हैं, ठीक है, इस Q0 को, चूंकि यहाँ आप कहोगे कि प्लस है तो यहाँ भी प्लस रखो, तो देखिए यहाँ प्लस नहीं भी रखेंगे तो इसका मतलब ये प्लस है, ठीक है, क्योंकि कोई भी धनात्मक संख्या के आगे हम प्लस माइनस नहीं लिख, देखिए 3 4 5 ये जितनी भी संख्या आप देखते हैं धनात्मक है, ठीक है, तो धनात्मक होती है तो इनके आगे प्लस नहीं लिखा जाता है, अगर वो माइनस होती है तो माइनस लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का कूलाम के नियमानुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 यानी Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बल की दिशा किधर है, इधर O से P की ओर यानी इधर है, ठीक है, आप यहाँ से पोस्ट में कर लिख भी सकते हो कि बल O से P की ओर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि P इक्वल टू, परंतु यहाँ पे हम लिख देंगे कि परंतु
परंतु हमें चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, इस पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ चूंकि हम जानते हैं, परंतु ई इक्वल टू हम जानते हैं कि एफ बाई, ठीक है, क्यू जीरो होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे लिख देंगे परंतु ई इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो, ठीक है। और यहाँ एफ इक्वल टू 1/4πε इंटू के इंटू Q1 Q0/r² आया। तो यहाँ एफ का जगह इसको रख देंगे, इसका मान, एफ का मान यहाँ हम रख देंगे। तो चलिए यहाँ मैं एफ का मान रख देता हूँ। तो यहाँ ई इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ एफ का मान ये है, एफ का मान यहाँ इतना है, तो यहाँ एफ का जगह मैं इसको रख देता हूँ। तो एफ का जगह ये 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू इंटू Q0/r² रख लेता हूँ। और होल बटा में देखिए यहाँ पे होल बटा में Q0 है, तो होल बटा में हम लोग का ये Q0 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम इसका, ठीक है, ये अंश इसको हम नीचे एक मान करो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हम लोग का पलट जाएगा और गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए जब ये नीचे हम अगर यहाँ एक मान लेते हैं, देखिए कोई भी संख्या दी हुई है उसका अंश है तो उसका हम हर एक मान सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर इसका हम हर एक मान लें तो देखिए जब क्या होता है कि 3 बटा मान लीजिए 2, ठीक है, होल बटा में 3/1 या 3/5, इस तरह का अगर आपको मतलब मैटर आ जाए कहीं, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इस तरह 3/2 ऊपर का ही ऊपर है, इसको हटाने के लिए इसको ऊपर ले जाते हैं और ये पलट कर गुणा हो जाते हैं, गुणे ये हो जाता है 5/3 पलट जाता है। तो सेम इसी प्रकार अगर यहाँ 1 हो जाएगा तो ये ऊपर जाकर पलट कर इसमें गुणे, ठीक है, 1/Q0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और Q0 से यहाँ Q0 कट जाएगा, यानी आप लोग का ई इक्वल टू क्या बचेगा, 1/4πε0 इंटू के इंटू Q/r² बचेगा। तो सिंपली से यहाँ इतना आपको मतलब ये करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको सिंपली से यहाँ इतना मालूम रहना चाहिए, सीधे यहाँ पे लिख देना पड़ता है, यहाँ पे आपको लिख देना पड़ता है कि 1/4πε0 इंटू के इंटू Q बटा में r²। और फाइनली यही फार्मूला निकल कर आ जाता है आप लोग का, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को निकल कर आ जाता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। अब देखिए अगर जो हम चूंकि हमने ये शुरू में इसको माना, ठीक है, हमने यहाँ माना कि जो ये +Q आवेश है किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। और मान लीजिए किसी परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत यानी कांच उस में रखा गया है, अगर परावैद्युत माध्यम में न रखा गया हो, अगर वायु अथवा निर्वात में रखा गया हो, तो चूंकि हमने पीछे आपको बता चुका है कि वायु अथवा निर्वात के लिए K का जो मान होता है 1 होता है। तो K का मान यहाँ 1 रखेंगे तो फार्मूला आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो फार्मूला हो जाएगा ई इक्वल टू वो हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। और के हट जाएगा क्योंकि वायु और निर्वात के लिए के का मान देखिए यहाँ से के हट जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे से यहाँ जो के है हट जाएगा क्योंकि के जो वायु अथवा निर्वात के लिए जो के होता है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो सेम वही फार्मूला आएगा कट पीट कर, ठीक है। तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हो गया वायु अथवा निर्वात के लिए फार्मूला किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, सॉरी किसी बिंदु आवेश बोलो, किसी बिंदु ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालनी हो तो वायु अथवा निर्वात के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। और अगर वो किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हो, ठीक है, तो उसके लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं है इन दो फार्मूलों में, एक ही फार्मूला है, केवल के का अंतर है, ठीक है। अगर किसी परावैद्युत माध्यम में अगर आवेश रखे हो तो उसके लिए हम यहाँ के रख देंगे, ठीक है। और अगर वो परावैद्युत माध्यम में हो तो के का मान आपको मतलब प्रश्न में दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें के का मान दिया रहेगा, ठीक है। और अगर वायु अथवा निर्वात में हो तो सिंपली इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। और न्यूमेरिकल में आपको मतलब प्राय यही फार्मूले यूज करने को आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बार मैं और अच्छे से एकदम समझा देता हूँ। देखिए बिंदु आवेश पे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक +Q आवेश, ठीक है, +Q कूलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम के बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। उसी पे हमें क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम सिंपली क्या मान लेते हैं कि P पे एक धन परीक्षण आवेश यानी +Q रखा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा कि चूंकि अगर यहाँ एक धन परीक्षण आवेश है तो हमने कूलाम के नियम अनुसार पढ़ा है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके जो बीच लगने वाला बल होगा
वो 1/4πε0, और अगर वो परावैद्युत माध्यम में रखा हो तो इंटू के भी हो जाएगा। तो 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q2/r² के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी फार्मूले के अनुसार यहाँ हम F का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। तो वही यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F = 1/4πε0 इंटू के यहाँ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह जो प्लस Q आवेश है एक परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, तो इंटू के हो गया, इंटू कूलाम के नियम अनुसार Q1 × Q2 होता है। तो Q1 के जगह ही यहाँ ये Q है और Q2 के जगह यहाँ ये Q0 है। तो यहाँ वही हमने रखा हुआ है कि Q × Q0 अब और बटा r²। ठीक है, परंतु हम जानते हैं हमें चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 होता है, तो सिंपली से यहाँ हम लोग का F का मान मालूम है। ठीक है, तो यहाँ E = F/Q0, तो F की जगह इस मान को रख लेंगे। तो F के जगह इस मान को रखेंगे तो E = 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q0/r² हो जाएगा, और ये होल बट्टा में Q0, ये होल बट्टा में Q0, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा। जो आप लोग का बचेगा वो बचेगा E = 1/4πε0 इंटू के इंटू Q/r²। ठीक है, ये किसी परावैद्युत माध्यम में अगर वो कण वो आवेश हो तब इस पे हम इस फार्मूले के अनुसार किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर वो वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो उसके लिए ये फार्मूला लगाते हैं, के हट जाता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए, आप लोग याद रखिएगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ गाइज, अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से उससे बाई कर सकते हैं। तो बस थैंक यू।